हेलो एंड वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन। तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे में हमारा सलाम पहुँचे। और उम्मीद करते हैं कि जी आप पार्ट 1 जो था मोटिवेशन के ऊपर के जो शो था हमारा सेल्फ मोटिवेशन का, वो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, सुना होगा। और अब हम पार्ट 2 की सिमत जो है की ओर चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये भी, इसमें भी कुछ ना कुछ सीखने और समझने को मिलेगा और अपनी एक्सपीरियंसेस। और शर्माया मत कीजिए, आप खुद जो है ना वही आपके पास है, जो आपके पास है, जो खा पी लिया है ना, जो सीख लिया है वही बचत है। तो जब भी आप अपने बारे में कोई बात करें तो शर्माया झिझका मत करें। कोशिश किया करें कि जो स्क्रीन पे नंबर है इस पे कॉल करें, हमारे साथ ऑन एयर आएँ। नंबर है स्टूडियो का 9725019390। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे में आप हमेशा खुश आमदीद, हम आपको कहते रहेंगे। जो स्क्रीन पे नंबर है इस पे जब आप कॉल करते हैं तो मुझसे आपकी डायरेक्ट मुलाकात हो जाती है, बात हो जाती है। उस पर आप अपना पॉइंट ज़रूर दीजिए हमको। सेल्फ मोटिवेशन पार्ट 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। शुरू करते हैं जी प्रोग्राम को। बात पिछले शो में कॉल पे बात ख़त्म हुई थी और अगला जो हमारा सवाल था वो ये था कि रीज़न्स, डीमोटिवेटेड रहने के क्या रीज़न्स हैं। पिछले शो में जो पहली कॉल थी उनमें भी उन्होंने 2 डिफरेंट लेडीज़ के बारे में बताया कि एक हाईली मोटिवेटेड है और एक बहुत ही डीमोटिवेटेड है। तो उसकी क्या रीज़न हो सकती है, क्यों डीमोरलाइज्ड या डीमोटिवेटेड हम या लो एनर्जी में हम लोग रहते हैं, और उससे क्या रीज़न। बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, जनरलाइज हम नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें या मेरे अंदर आपको नज़र आ जाएंगी, या आपके अंदर अपने आप को नज़र आ जाएंगी, या लोगों के अंदर अपने आप को नज़र आ जाएंगी। वैसे हम मास्टर हैं लोगों के अंदर कमियां देखने के। यही चीज़ अगर हम अपने ऊपर लगाना शुरू कर दें तो ज़िंदगी बदल जाएगी हम लोगों की। तो कोशिश करें जब भी हम कुछ कह रहे होते हैं ना तो उसको अपने ऊपर, दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग वी द पीपल, हम लोग ऐसे करते हैं, हम शामिल हैं लोगों के अंदर, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द भी लोग ये कर रहे हैं। हमारे दायरे इख्तियार में भी अगर लोग कुछ कर रहे हैं ना, फ़ौज में जब हमारी कंपनी या प्लटून में से कोई एक बंदा भी गलती करता था, सारी प्लटून को पनिशमेंट मिलती थी। तो हम एक दूसरे को संभाल के रखते थे कि 20-25 बंदे कि यार ना गड़बड़ ना करना, वरना रात को सो नहीं सकेंगे, सारी रात पनिशमेंट मिलेगी। तो आर्मी एक कमाल चीज़ है, वो भी आपको, अगर कोई भी बंदा फ़ौज में जाए और वो लंबे अरसे के लिए फ़ौजी नहीं रह सकता अगर वो मोटिवेटेड नहीं है। और जब तक वो मोटिवेटेड रह सकता है वो रहेगा उसके अंदर, क्योंकि उसका लाइफस्टाइल ही ऐसा है, उसका काम ही ऐसा है, उसके लिए हाईली मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे करते थे हम उसके बारे में भी हमको प्रैक्टिकल बातें करेंगे। पर उससे पहले डीमोटिवेटेड रहने के कुछ रीजंस पता चल जाएं, प्रॉब्लम हाईलाइट हो जाए, आधा मसला सॉल्व हो जाता है। पहली बात, इंसान हमारा अपने ऊपर एतमाद ना होना, क्योंकि इंडिविजुअलिटी बनाई नहीं हमने, क्योंकि हमने गलत और सही में तमीज़ ही नहीं की, क्योंकि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना सीखा ही नहीं है। और अगर सीखा है तो उस पर स्टैंड नहीं लिया, बड़ी जल्दी हार जाते हैं। मेरे बाल बच्चे हैं, वो क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, सारी दुनिया का फिक्र है। मैं क्या करूँगा बाद में और मैं क्या कहूँगा मरते हुए, उसका फिक्र नहीं हमको। रब जिसको हम रोज़ जिसके बारे में बातें करते हैं वो क्या कहेगा, हमें कोई फिक्र नहीं है। वो जिसके बारे में हम ऐसे ऐसे करके बात, नाम लेके बात करते हैं, उनको कैसे मुंह दिखाएंगे, वो उसके बारे में हमने नहीं सोचना है। क्योंकि असल में हमारे जहन में ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। हम थ्योरेटिकली ये सारे काम करते हैं, प्रैक्टिकल से कोई ताल्लुक़ नहीं है हमारा। सो ये एक रीज़न है। रब के ऊपर बिलीव ना होना, ज़बानी कलामी कहते रहना। ज़बानी कलामी कहने से एक्शन लेने तक इंसान अपने ईमान में जितनी डंडियां मारता है हम सोच भी नहीं सकते। और जब तक हम जो कहते हैं वो हमारे काम में नज़र नहीं आता, हम कभी ऑथेंटिक ह्यूमन बींग्स नहीं बन सकते। इसी तरह रब कहता है हमसे, क्यों वो बातें कहते हो जो तुम करते नहीं हो, और अहले अक्ल के सिवा उसको कौन याद करता, तुम ही उसे याद बड़ा कम करते हो, और अहले अक्ल के सिवा उसे याद कौन करता है। ये सारी बातें हैं, लेकिन अगर जितनी जल्दी ये समझेंगे उतनी, जैसे ही हमें वक्त मिलता है अपनी ज़िंदगी के बेसिक बखेड़े निपटाने का, हम और मसले अपने लिए खड़े कर लेते हैं, बजाय इसके कि शुक्र करें कि ये हो गया है। अब कुछ सोचते हैं, समझते हैं कि डगर कौन सी हमें चलना है। गलतियाँ होती हैं, उसके बाद यू आर स्टक इन अ सिचुएशन दैट यू कैन नॉट गेट आउट। हम एक ऐसी सिचुएशन में अपने आप को फंसा लिया है हमने, या फंस गए हैं हम, कि अब हम निकल नहीं सकते। इंतहाई लो मोटिवेशन हो जाती है, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं हम लोग। जब हमारी बेसिक नीड्स ही नहीं पूरी होती, सख्त मोटिवेशन हमारा कम हो जाता है। रोटी कपड़ा मकान ही नहीं पूरा हो रहा, फिजिकल इंटीमेसी की एक नीड है वो ही नहीं पूरी हो रही, तो बाकी चीज़ें तो हमारी आंखें ही नहीं खुलती हैं। हर वक्त भूखे को 2 और 2 4 रोटियों की पड़ी रहती है, बाकी चीज़ें उसके जहन में नहीं आती। तो अगली स्टेजेस पे जाने के लिए बेसिक नीड्स पे कंट्रोल करना और अपने आप को
खर्चे कम करना, चीज़ों को ठीक करके रखना, बेसिक बैलेंस क्रिएट करना लाइफ का, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वरना फिर ऊपर नहीं सोच सकेंगे हम। उसके बाद जब हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं, क्योंकि हमने सवाए बेसिक नीड्स पूरी करने के और कुछ सोचा ही नहीं मटेरियल के अलावा, तो अब मटेरियल तो आ गया है, अब क्या करना है, इससे भी हमें बड़ी जो है ना डीमोटिवेशन शुरू हो जाती है कि फिर हम गलत कामों और उल्टे सीधे चक्रों में पड़ जाते हैं, क्योंकि सोचा तो था ही नहीं हमने। हर बंदा चाहता है मेरी लॉटरी निकल आए, मेरी लॉटरी निकल आए। पहले तो वो लॉटरी का टिकट ही नहीं खरीदता, वैसे ही दुआएं करता रहता है। और दूसरा, अगर टिकट निकल भी आए तो अब उसको ये नहीं पता इस पैसे का करना क्या है, तो वो भी हम ज़ाया कर देते हैं। तो सोचे समझे बिना हम एक्शन भी ले रहे हैं और दुआएं भी मांगे चले जा रहे हैं हम। अगर वो हो जाए तो हमें अपनी पड़ जानी है, लेकिन इसके बारे में भी हम नहीं सोचते। जब आपको ये पता चल जाए कि आपने रास्ता गलत पकड़ लिया था और अब आप बहुत दूर आ गए हैं और नाउ यू वॉकिंग ऑन थिन आइस, और अब किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, तो आप में घबराहट शुरू हो जाती है, डेस्परेट हो जाता है आदमी। उसे समझ अब वापस भी नहीं जा सकता और वो छोड़ना भी नहीं चाहता जो मटेरियल है उसके पास, तो उससे भी बड़ी आप डिमोटिवेटेड फील करते हैं। मैंने करना क्या है, क्योंकि बेसिक सिक्योरिटी आपके हाथ से निकल जाती है इंसान की, और सिक्योरिटी सारी यहाँ से आती। ये दिमाग हमारे साथ गेम में खेलता है ना। अगर हम में से कोई बंदा ज़रा सा भी समझदार होगा तो इस दिमाग से गेम खेलना शुरू कर देगा। ये चेस खेल रहे हैं हमारे साथ। शैतान के दो ही हथकंडे हैं, दो ही हथकंडे हैं शैतान के। शैतान तो हमने बदनाम कर दिया ना, वो हमारे अंदर की बुरी थॉट्स ही शैतान है। उसके क्या दो हथकंडे हैं, एक वो झूठ बोलता है हमसे और दूसरा वो फरेब देता रहता है हमको। हुजूर पाक ने मोमिन की क्या निशानियां बताई थी, दो नहीं होंगी बाकी सब कुछ होगा। एक वो झूठ नहीं बोलेगा, दूसरा फरेब नहीं करेगा, फ्रॉड नहीं करेगा और लायर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यही दो हथकंडे हैं जो शैतान के, और इससे आदमी काबू में आ जाता है उसके। वो हमारे साथ जब गेमें खेल रहे होते हैं, हमें हराम है, हम इतने सियाने हैं बाकी दुनिया के साथ, लेकिन अपने साथ हर गेम में हम हार जाते हैं। और रहना हमने अपने साथ है, दूसरों के साथ नहीं रहना। झूठा आदमी सबसे पहले अपने साथ झूठ बोलता है, उसको यकीन मानता है, फिर दूसरों के साथ झूठ बोलता है। फरेबी पहले अपने साथ फरेब करता है। कौन मैन जो होता है ना, वो पहले अपने आप को कौन करता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, फिर दुनिया के साथ कौन करने निकलता है वो। सो उसकी वजह से भी पता तो होता है हम बेस कुछ नहीं है। जब बेस ही नहीं होगी तो हर वक्त कांपते घबराते रहेंगे हम लोग। फिर हम डिलूजनल वर्ल्ड में जब रहते हैं, जब हमें लगता है कि सब चीज़ें हमारी मर्ज़ी पे हो जाएंगी, हम जो चाहते हैं वो हो जाएगा, ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, और जब वो नहीं होता फिर हमें लगता है कि ये क्या हो गया हमारे साथ, प्लान ही नहीं था हमारे पास कोई। इसके अलावा जब हम ज़िंदगी झूठ पे जी रहे हों और वो उसकी कोई बेस ही ना हो, फ़लाँ मुझसे मोहब्बत करता है, फ़लाँ मुझसे दोस्ती करता है, फ़लाँ मेरे लिए ये कर देगा, फ़लाँ के कार्ड्स हैं मेरे पास, ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें भी हमें बहुत डिमोटिवेटेड कर सकती हैं। उसके अलावा ये एक बहुत फेमस थेरी है, हायरार्की ऑफ नीड थेरी, एब्राहम मैस्लो साहब ने दी थी। और मोटिवेशन की सबसे फेमस जो थेरी है ना, वो इसके ऊपर बेस्ड है। ये कि हमारी 5 बेसिक नीड्स हैं, और वो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, ये जो खाना पीना और कपड़े और जो मकान वगैरह जो भी हमारे लिए बेसिक नीड्स होती हैं। उसके बाद सेफ्टी की नीड्स होती हैं, अपने आप को सिक्योर करने की एक बड़ी इंपॉर्टेंट नीड है। उसके बाद तीसरी होती है बिलोंगिंग की, जो हम रिश्ते बनाते हैं, जो हमें ग्राउंडेड रखते हैं, जिनकी वजह से हम मोटिवेटेड रहते हैं। फिर होती है एस्टीम नीड्स, और फिर होती हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स। हम में से ज़्यादातर लोग पहली 3 नीड्स में अपनी ज़िंदगी गुजार के निकल लेते हैं, क्योंकि प्लान ही कुछ नहीं होता हमारा। जो थोड़े से ज़्यादा बेहतर लोग होते हैं वो एस्टीम नीड्स पे जाते हैं। अगर कोई डॉक्टर है तो वो सोचता है, अपने साथ मुकाबला करता है कि क्या मैं बेहतर कमाल डॉक्टर हूँ, बेहतर हूँ, एक्सेलेंस पे हूँ मैं, और बेहतर हो सकता हूँ, क्या मैं किस लेवल पे जा सकता हूँ। ये उसकी एक नीड होती है। कई लोग यहाँ तक ही रहते हैं। बहुत कम दुनिया में लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड पे पहुँचते हैं। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो नीड है ना, वो असल नीड है। अगर हम में से कोई उस पर पहुँचता है तो असल बात होती है। वो क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले कोई कॉलर है हमारे साथ। हेलो, यू ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? बढ़िया। आप तो एब्राहम मैस्लो वाली बातें कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कभी कभी उनका नाम भी लेना चाहिए, वो भी पढ़े लिखे लोग थे ना। जी। कहाँ गायब रही इतना अरसा? बस अपनी मोटिवेशन को प्रैक्टिकली अप्लाई करने में बिजी रही, ताकि जब आप ये टॉपिक लाएं तो मैं अपने एक्सपीरियंस के जरिए आपको बात कर सकूं। जरूर। तो ये बताइए, अपने इर्द गिर्द आप अपने आप को इस वक्त इक्वेशन से बाहर रखिए। इर्द गिर्द
कितनी लो मोटिवेशन के लोग देख रही हैं, जा रही हैं आपके इर्द गिर्द, चाहे कोई भी हो? सच, क्योंकि आप सच बताने वाली हैं हमेशा, तो सच बताइएगा। सर वो तो सभी के गर्दनें लटकी हुई हैं और बहुत मायूसी है, आबो हवा में सराउंडिंग बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुकी है, मोटिवेशन बिल्कुल जो है वो वेकेशन पे चला गया है, उनके साथ नहीं है। उनको पता है कि ये उनके साथ हो रहा है या क्यों हो रहा है कि नहीं? मुझे नहीं लगता पता है, अगर पता होता तो बीच में वो करेक्ट करते और फिर उसको सीधा करने की कोशिश करते, लेकिन आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हो रहा है। जी हाँ। ये बताइए, आप हमेशा खुद बड़ी मोटिवेटेड रहती हैं, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है, इस दफ़ा आप एक दफ़ा पहले, बहुत पहले शो में बता चुकी हैं, और आपको पता है मेरी एक ही अच्छी बात है कि मैं बातें भूलता नहीं हूँ, स्पेशली जिनका कोई जिनसे कुछ सीखा जा सकता है या लोगों तक पहुँचाई जा सकती हैं। तो आप कौन से स्टेप्स हैं जो रेकमेंड करेंगी परमानेंट मोटिवेशन अगर हम हासिल करना चाहें ज़िंदगी की इस दौड़ में? सर ये आपने किससे सवाल किया है? मेरे से तो मोटिवेशन भागता है, बचता है मेरे से, मुझ पे डिपेंड करता है मोटिवेशन। अच्छा, वो आप पे डिपेंड कर रहा है, उल्टा काम चल रहा है यहाँ। जी हाँ। इसीलिए तो पूछा है सवाल आपसे। जी शुरू कीजिए, बताइए। हाँ, तो मेरे साथ मसला ये है कि मेरा बचपन ही से गोल ओरिएंटेड बिहेवियर रहा है, इस वजह से मुझे मोटिवेशन को मेंटेन रखना पड़ता है। ठीक है, मुझे अपनी जिंदगी में और नेक्स्ट लाइफ में कुछ इंसेंटिव रिवॉर्ड्स चाहिए हैं जो मेरी डिजायर के हिसाब से लाइन अप हैं। अब इन इंसेंटिव रिवॉर्ड्स को हासिल करने के लिए मैंने अपनी अर्ली टीनेज लाइफ में ही लाइफ का प्लान बना लिया था। गुड। ठीक है, जब लाइफ प्लानिंग बना ली मैंने, ये तो इतनी जो समझदारी की बातें, ये क्या एनवायरनमेंट में जिसमें आप बड़ी हो रही थी, फादर से या किसी को देखे बिना इतनी जल्दी नहीं समझी जा सकती? या तो आप इस चीज़ के साथ पैदा होती हैं, या फिर कुछ चीज़ें होती हैं, रोल मॉडल्स जो आपकी ज़िंदगी में? सर अब तो मुझे लगता है कि मैं पैदा ऐसे हुई हूँ, क्योंकि सराउंडिंग में तो बड़ी गंद चल रही है। सराउंडिंग तो चाहती, मुझे बहुत गंदा बनाना चाहती थी। ये भी सच है। सम पीपल आर बोर्न विद डेवलप्ड मॉरल कंपास, उनको शुरू से ही पता होता है कि क्या करना है उनको। वरना आप देख लें सराउंडिंग की तो हर एक की, वो तो लैग पुल करने के चक्कर में वो तो मुझे क्या से क्या बना देते। तो अब मुझे इस जगह पे आके ऐसा लगता है कि मैं पैदा ही ऐसे हुई थी, आई गेस, क्योंकि बहुत कुछ, सब कुछ मेरा बहुत अर्ली एज से शुरू हुआ है। तो लग रहा है कि प्लानिंग मैंने लाइफ की तो मम्मी के पेट में ही कर ली थी, बस निकलने की देर थी। एनीवे, तो फिर अब अपनी मोटिवेशन को बिल्कुल प्लान्स के हिसाब से इस्तेमाल करती आ रही हूँ, और जब देखती हूँ कि प्लान्स में कामयाबी हुई है, लाइफ प्लान्स में, तो और मोटिवेट हो जाती हूँ। ठीक है। अब लाइफ प्लानिंग में मेरी नंबर 1 मोटिवेशन जो है वो ये है कि मैं अपने आप को प्रूव करना चाहती हूँ अपने सामने। ठीक है। क्योंकि मेरा अपना आप ही है जो दुनिया को नुकसान और फायदा देगा। बहुत जरूरी, बिल्कुल सच। तो मैं अपने पीछे पड़ी हुई हूँ और बहुत अपने आप से प्यार भी करती हूँ, लेकिन डंडा भी देती हूँ। ठीक है। दूसरा मेरा ये है कि जो नेचर और अपनी हायर अथॉरिटी का मैसेज है उसको समझूं। जब ये 2 काम मैंने कर लिए हैं, तो इन 2 कामों में मैं बेइंतहा सीरियस हो चुकी हूँ। अब कोई मेरा माइंड नहीं चेंज कर सकता, अपने आप को डिस्काउंट नहीं देती इस चक्कर में। और फिर डेली रूटीन में मोटिवेशन की लिस्ट फिर मेरी अलग है कि मैं किस तरह से, कैसे उसको आइटमाइज करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये बताइए, देसी होने के लिहाज से और एक माइंडसेट होने के हिसाब से, जितने भी आप स्मार्ट हों या जो भी आपने अपने गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स बना रखे हैं, इसके अलावा आप इंशाल्लाह, मैं जितने लोगों को जानता हूँ, लेजी भी होंगी आप। बिल्कुल, अरे बिग टाइम वो क्या कहते हैं, पेट भर के लेजी हूँ। अच्छा, अभी ना मेरे पास, क्योंकि मुझे कमर्शियल ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद थोड़ी देर में आप दोबारा आइएगा, मैं आपको जहमत दूंगा। और ये जो लेजीनेस जो हमारे अंदर है ना, इसको तोड़ने के लिए मैं भी स्ट्रगल करता रहता हूँ अक्सर, और पिछले 1 महीना 1.5 बड़ा लेज़ी रहा, लेकिन उसके बाद मैंने ये इस पे काम भी किया, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो मैं करना चाहता था पिछले 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर मैंने चेंज की, और उसकी वजह से बहुत अच्छा इफेक्ट भी आ रहा है। आई एम फीलिंग यूफोरिक अबाउट इट ऑल्सो। सो उसके बारे में हम बात करते हैं। कमर्शियल ब्रेक है, वापस आते हैं आपके पास। अगर अभी तक आप हमारे साथ हैं तो मुझे लगता है मज़ा आ रहा है, रहेंगे आप, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर होगा। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। सेल्फ मोटिवेशन के ऊपर बात हो रही है जी, एपिसोड 2 और दूसरे सेगमेंट में आप तमाम लोगों से बात और हम कलाम करने की कोशिश कर रहे हैं जी हम लोग।
हमारी जहाँ पे बात ख़त्म हुई थी, कॉलर थे, उनसे हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन स्टेज जो थी ना, 5वीं स्टेज, एब्राहम मैस्लो साहब की जो थ्योरी है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये 5वीं स्टेज देखना चाहता हूँ, अपने अंदर भी और बाकी लोगों में भी। क्योंकि इंसान का मकसद जब आदमी को, रब को जब आदमी पहचानने की कोशिश करने में लगता है ना, तो कुछ चीज़ों का इदराक होता है, कुछ चीज़ें खुल के सामने आती हैं। और उसमें से एक चीज़ जो खुल के सामने आई है वो है इंसान की ज़िंदगी का मकसद है अपने आप को एक्सेलेंस तक पहुँचाना। जो भी आप काम करते हैं उसमें रब दिखना, उसमें इतने कमाल हद तक अपने आप को इतना रिफ़ाइन कर लेना कांस्टेंट रेफर्मेशन से कि आप जो है रब का जो इंस्ट्रूमेंट है उसके तौर पे आप काम कर सकें। और उसके लिए ये 5वीं स्टेज, सेल्फ़ एक्चुलाइजेशन स्टेज, जो कि बहुत कम लोगों की नसीब में आई है, क्योंकि और बहुत सारे मसाइल को छोड़ के इस एक चीज़ की तरफ जाना पड़ता है। सेल्फ़ एक्चुलाइजेशन स्टेज को अगर एक लाइन में मैं बोलूँ तो द फुल रियलाइजेशन ऑफ वंस ओन पोटेंशियल, कि पूरी तरह अपने आप को समझ जाना कि मेरा फुल पोटेंशियल इंसान होने के नाते या किसी एक प्रोफेशन में होने के नाते या एक गिफ्ट को पॉलिश करके मैं किस लेवल तक पहुंचा सकता हूं, इस बात तक पहुंचना सेल्फ एक्चुलाइजेशन स्टेज है। और इस तक वो लोग पहुंचते हैं जिनमें जिन लोगों की ये स्टडी है उन्होंने 4 पॉइंट्स बताएं, लेकिन इस तक पहुंचने के बहुत सारे और रास्ते भी हैं। 20 और नए पॉइंट्स भी इसके अंदर मैं लिख चुका हूँ और इसके बारे में मेरे अपने ख्यालात भी हैं, उसका भी हम इजहार करेंगे। और इस प्रोग्राम जब ये ख़त्म होगा तो उससे पहले इंशाल्लाह इसको हम बहुत अच्छी तरह जान चुके होंगे। वो ये कहते हैं जनाब कि 4 चीज़ें जिन लोगों में होती हैं वो सेल्फ एक्चुलाइजेशन स्टेज तक पहुँचते हैं। एक, दे एम्ब्रेस रियलिटी एंड फैक्ट्स, वो हवा में बातें नहीं करते, वो रियलिटी में रहते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी सामने रखते हैं और उसके ऊपर वो यकीन रखते हैं। दूसरा, दे आर स्पॉन्टेनियस, ऑथेंटिक होते हैं, जेन्युइन होते हैं, वो जो कहते हैं वही करते हैं और उसके रिजल्ट्स होते हैं उनके, हवा में नहीं कहते बातें। उसके बाद दे आर इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करते हैं, वो करते भी हैं तो सॉल्व ज़रूर करते होंगे, लेकिन दे आर इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, 2+2 करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को कोई उसका हल निकालना चाहते हैं, फिगर आउट करना चाहते हैं। और चौथी और सबसे अच्छी बात, दे आर एक्सेप्टिंग ऑफ देमसेल्व्स, वो जैसे खुद होते हैं, उनका जो मज़हब, रंग, नस्ल चीज़ें होती हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसमें बेहतरी करने की कोशिश करते हैं चीज़ों के अंदर, और दूसरों को वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसे वो हैं। उनका जो कंट्रीब्यूशन है, जो भी वो हैं, जैसे भी वो हैं, जहाँ से भी वो आए हैं, उनको वो एक्सेप्ट करते हैं, वो प्रेजुडिस नहीं होते। ये वो 4 चीज़ें अगर हम में होती हैं तो हम इस स्टेज की तरफ क्वालिफाई करते हैं, ये बेसिक्स। लेकिन मैंने 15 20 डिफरेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं ताकि मैं उनके बारे में भी हम बात करें। मैं हमेशा कहता हूँ देसी लोगों को अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है, तो उनको देसी के पास जाना है, क्योंकि देसी के जो मसले हैं ना जी, वो कॉन्वोल्यूटेड मसले हैं, वो हर मसले के एंड पे एक मसला है और उस मसले के आगे से 100 और मसले हैं। और हमारे कल्चर के मसले, हमारे माइंडसेट के मसले, हमारे थॉट प्रोसेस के मसले, हमारी मेंटल कंडीशनिंग के मसाइल, हम टैलेंटेड बहुत हैं, बहुत बाकमाल लोग हैं, लेकिन उसी हिसाब से फिर हमारे प्रॉब्लम्स भी हैं। और जब तक हम जिस कल्चर में हैं, जिस जगह पे हम पले बड़े हैं, उस तरह के लोग जब तक नहीं समझेंगे, हमारे मसाइल सुनेंगे नहीं, वो समझेंगे नहीं। इसलिए मैं हमेशा सजेशन ये देता हूँ, बाकी लोगों की मर्ज़ी है जो वो करना चाहें। एक कॉलर है, पहले इनको ले लेते हैं। हेलो, यूर ऑन द एयर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। सर वालेकुम सलाम। जी सर, मैं असद बात कर रहा हूँ, मैं वकास साहब के रेफरेंस से, और मैं इस टाइम दुबई से बात कर रहा हूँ और मैं आपका शो सुन रहा हूँ। माशाल्लाह बड़े मजे का आप शो कर रहे हैं सर। मेहरबानी सर, नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। आप कब से सुन रहे हैं सर, शो वगैरह देख रहे हैं? ये मुझे बस वकास भाई हैं, मेरे रूममेट ही हैं, तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, तो मैं समझे कि 2-3 दिनों से आप फॉलो कर रहे हो शो वगैरह। तो आप उनको दिल में लान तान तो नहीं कर रहे कि वक्त खोटा कर रहे हैं आपका? नहीं, दिल में उनको मैं लान तान नहीं कर रहा, बल्कि मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उसको मतलब ये लेट गो नहीं सुनना चाहिए सर। बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं सर। अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी को सामने रखते हुए अभी तक के जो शो में आपने जो बात सुनी, उसमें से किसी चीज़ से आप रिलेट कर पा रहे हैं, या कोई ऐसे सवाल या कोई ऐसे एंगल्स हैं जिसके बारे में आप कोई रोशनी डालना चाहते हैं या कोई बात करना चाहते हैं? नहीं, इतने मैं डिटेल्स में मैं इतना वो जिसे कहते हैं स्पीकर नहीं हूँ। नहीं, स्पीकर होने के तो सर जीते जागते हो, खाते पीते हो, सोते हो, नौकरी करते हो, अच्छे खासा बोल लेते हो, बस इतना ही काफ़ी है, यही बोलना है। स्पीकर मैं भी नहीं हूँ, लेकिन जो आपके दिल की बात है वो तो कह सकते हो ना।
दिल की बात यही है कि अगर इंसान सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहता है, सबसे पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंट होना उसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। तो उसके लिए ये है कि अगर वो किसी प्लान पे स्टिक होना चाहता है तो अपने आप को फॉर एग्जांपल 5 साल बाद वो एक स्टेज पे देखता है, ठीक है, तो उसको इस बात पे यानी अपने अंदर कॉन्फिडेंस हो कि मैं अगर इसके लिए इतनी परसेंट या इतनी इस पे मेहनत लगाऊंगा, इतनी मैं पावर अपनी लगाऊंगा, इतने परसेंट, तो मैं 5 साल बाद इसको मैं अचीव कर लूंगा। अगर वो ये चीज बार बार अपने माइंड में सोचता रहेगा, सुबह उठता है और पहली चीज उसके दिमाग में अपना वो 5 साल बाद वाला गोल आता है, तो ये चीज उसके मेरा ख्याल है खून में शामिल होकर दौड़ेगी। वो उसमें फॉर एग्जाम्पल मोटिवेटेड होगा कि उस चीज को ही सोच के जल्दी उठेगा, नहाएगा, नहाते हुए सोचेगा, कपड़े पहनते हुए सोचेगा, कपड़े ठीक से इस्त्री करेगा, और वो यानी उसका एटीट्यूड लोगों के सामने मुख्तलिफ हो गए। और क्योंकि वो उसमें वो हर चीज, हर एक्शन अपना करने से पहले, हर चीज बोलने मुंह से निकालने से पहले उसके जहन में वो 5 साल बाद आने वाला जो उसका गोल है, जिस पोजीशन पे उसने पहुंचना है, वो उसके दिमाग में होगा। सर जी ये बताइए, जब आप बड़े हो रहे थे, जिस एनवायरनमेंट में बड़े हो रहे थे, जिस घर में आप बड़े हुए, उस घर में इतना कोई फोकस था, या ये जो फोकस आपने बाद में इल्म हासिल करने के बाद, जिंदगी के एक्सपीरियंस के बाद सीखा है और इस पे कारबंद है? देखिए, इसके लिए थोड़ा सा सोशलाइज होना जरूरी है। और जो हम स्कूलिंग करते हैं, स्कूल जाते हैं, हम सोशलाइज होते हैं, तो हमें चीजों का पता है। हमें एक बच्चे को पता लगता है कि एक फाइटर पायलट है, तो वो उसके क्या प्रिविलेजेस हैं उसकी लाइफ में, ठीक है, क्या उसके वो मतलब क्या वो जब उसकी फैमिली में कोई फाइटर पायलट नहीं है, तो वो एक जगह जाएगा जहाँ उसका वालिद कहेंगे कि ये फाइटर पायलट है दोस्त मेरा, तो वो ये चीज उसको मोटिव उसके लिए सोशलाइज होना यानी जरूरी है। यानी वर्डली दुनिया में बाहर निकलना, वर्डली वाइज होना, चीज़ों को ऑप्शंस को वे करना, दूसरों से बात करना, दूसरों से इन्फॉर्मेशन लेना, उसकी विजडम बनाना, फिर उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके ये सोचना कि मुझे ये चीज़ चाहिए या ये चीज़ चाहिए, फिर उसके बाद फैसला करना। अच्छा, ये बताइए कि दुबई में सब ठीक चल रहा है? जी, दुबई में सब ठीक चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो रात के इस पहर जाग रहे हैं आप, सुबह काम पे नहीं जाना? नहीं सर, कल फ्राइडे और कल ऑफ है, ठीक है, तो बस रूममेट जाग रहे हैं, आपका प्रोग्राम सुन रहे थे और बड़ा मजा आ रहा है। हवा चल रही है, गर्मी है लेकिन हवा चल रही है सर, तो मौसम बहुत प्लेजेंट है। और सर इतना रोमांटिक मौसम, इतना रोमांटिक बैकग्राउंड बना के मेरा शो पहले कभी किसी ने ना देखा ना सुना। मैं आई सेड प्लेजेंट, आई डिडंट से रोमांटिक। आपका ज़हन इस टाइम रोमांटिक हो रहा है, लगता है आपको कोई याद आ रहा है इसमें। सर बिल्कुल, मैं सर हमेशा परमानेंट किसी की याद में रहता हूँ, वरना ये काम इतना आसान थोड़ी है इसको साथ लेके चलना। बट दुबई वालों से और वकास भाई से स्पेशली अहलन व सहलन मरहबा जरूर कहिएगा हमारी तरफ से। जी, वो आपका प्रोग्राम मैं फौरन अभी बंद करते साथ ही। नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद बहुत हल्के फुल्के भी टॉपिक्स आएंगे, उसमें भी हमारे साथ रहिएगा। दुबई के जी हमारे लोग, और बिल्कुल सही, मैं बड़ा रोमांटिक आदमी हूँ। ये जो असल में मेरे शोज़ ऐसे होते हैं, वरना अभी तो आपने मेरी अक्सर फ़नी साइड्स के जो शोज़ होते हैं, आगे बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स भी आते हैं, लेकिन ये कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं, क्योंकि सीरीज़ हमने इंसान के बारे में शुरू की है, तो अब इसको इख्तिताम भी इसको किसी सूरत हमने पहुँचाना है। मोटिवेशन के लिए कुछ चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास कॉलर हैं जी, मैं पहले उनको ले लूँ। हेलो, यूर ऑन द एयर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं? कनाडा, आज तो पूरी दुनिया जो है ना वो कॉल्स पे। देखो, आप इतने जमाने के बाद आए तो सब याद करके आपको फोन कर रहे हैं। प्रवीण जी वो कहते हैं ना कि जिंदगी में 2 ही लम्हे आए थे मुझ पे कठिन। हाँ। हैदराबादी हैं आप ना, तो थोड़ा सा एक दो लफ्ज ऊपर नीचे हो गए थे। जिंदगी में 2 ही लम्हे आए थे मुझ पे कठिन, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, सही कह रही हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह करम में दुआएं आपकी। आप ठीक हैं? से ठीक है? बस ठीक है, चल रहा है। उनका स्पीच इज बिकमिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हाउ इज द कोल्ड nights and the day of? Today is a little better. अच्छा, +2 है, फिर वापस रात को -5 हो जाएगा। प्रोग्राम सुन रही थी पिछले दिनों, कोई दिल चाहा? Because every time I switched it on, it was either a repeat one or
And I didn't even know whether it's repeat or not. I would ask but my in daughter. in the repeat one, I'm still the same guy saying, talking about those topics. But you know वो क्या होता है कि चलते चलते बंद हो जाता है, and it's so annoying. I can't tell you. अच्छा. Then I complained to Aisha. I said, Aisha, कभी कभी फोन पे चलता है, iPad पे तो बिल्कुल नहीं चलता है. उसको मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, उसको फिक्स करेंगे. ठीक है, ये बताइए कि मोटिवेशन का टॉपिक अभी तक जो सुना ठीक लगा? हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो मैं फोन कर रही हूँ कि सेल्फ मोटिवेशन कैन कम अबाउट इफ यू आर वेरी स्ट्रांग and you know what you want exactly out of life and what are your aims and goals. पहले तो ये चीज परेशान करती है मुझे कि इस दुनिया में मैं आई हूँ, किस वजह से आई हूँ, बट क्यों आई हूँ. ठीक है. And I am lost in those thoughts, you know. उसके बाद जब कोई चीज समझ, I want to think about now what do I want to become, what is my aim in life. तो वो सेल्फ मोटिवेशन करने के लिए I don't have that kind of courage, or I have people around me who don't encourage me to really come out of that rigid atmosphere. Praveen ji, why do you need all these people when you have me? जब आपको याद है जब मैं आपसे मिला था, you are not near, you are miles away. But आपको, do you remember when I met you and you started calling us on the show and then you started listening to the show and half of the problems and the stuff that you keep thinking about was not even there in your head? Remember every small question that you had in your... I know it made a big difference in my life listening to your program, but फिर उसके बाद the setback about my husband's illness was too much. एक बात याद रखिएगा. अभी फिर थोड़ा courage हो रहा है मुझे, and I sort of. आपने एक बात याद रखनी है. It's not easy to see your beloved one. Understandable. सब जो आप कह रही हैं ये बिल्कुल सच है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिस चीज़ ने आपको क्लैरिटी दी है, जिस चीज़ ने आपको करेज दी है, उसको पकड़ के रखना है. वही अल्फाज, वही बातें, वही जहन का जो आपका एक रिदम था ना, जब तक आप रिदम में वापस, जैसे हम जिम नहीं जाते ना महीना 2 महीना, तो आप जब स्विमिंग करने लगते हैं या कोई भी चीज़, तो आपको बॉडी एक शुरू होती है. इस तरह रिदम, अभी आपने कहा था ना, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. इन माई पर्सनल बिलीव यू कांट बी स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्ग ऑल द टाइम, बट वट यू कैन डू इज़, जो बेस आपने बनाई है ना, इट इज़ दैट स्ट्रॉन्ग दैट इट इज़ गोइंग टू विदस्टैंड ऑल द प्रेशर्स. और ये जो जितने भी हरिकेन्स आते हैं, ये सब संभाल लेगी उसको, अगर आपकी बेस स्ट्रांग है. एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक दैट बेस फॉर यू. अभी बेस नहीं हिलने नहीं दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ, फिक्र मत करें आप, यही काम है मेरा. नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच. मैं प्रवीण जी कनाडा से हमारे साथ थी, मैं और भी उनको अपने साथ रखता, लेकिन कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ जाता है. वापस आते हैं और कॉलर्स को भी लेता हूँ. ये जो मेरी अभी इनसे बात हुई है, इसको बहुत गौर से, ये 1-to-1 बात उनसे मैं नहीं सिर्फ कर रहा था, इसमें हर बंदा जो 160 मुल्कों में है, जो ये शो देखता है, समझता है, रेडियो के साथ पिछले 10 साल से मुंसलिक है, 1500 शोज़ में हमारे साथ रहा है, नया है, पुराना है, ये उन सब लोगों के लिए है. मेरी अपनी ज़िंदगी मैंने इस काम में वक्फ की है, 2+2 करने में, कुदरत को, ख़ुद को, नेचर को, इंस्टिंक्ट्स को, चीज़ों को, बात को समझने के लिए. हर आदमी को मजबूत नहीं होना है और स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत नहीं है. बेसिक कॉमन सेंस, फरिश्ता जो हर वक्त एक गार्डियन एंजल हमारे साथ है ना, वो 2 जिसको हम कहते हैं, एक को कॉमन सेंस बना लें और एक को सिक्स सेंस. किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इनकॉर्पोरेट करना है अपनी ज़िंदगी में. ब्रेक लेते हैं, वापस आता हूँ. Welcome back ladies and gentlemen to the third and the final segment of बोल के लब आज़ाद हैं तेरे पार्ट 2. और उम्मीद करते हैं कि ये सेगमेंट भी किसी ना किसी नई चीज़ से भरा हुआ होगा और हमें ज़िंदगी में थोड़ा सा आसानी करने का मौका मिलेगा और समझने का भी. इससे पहले जो प्रवीण जी की कॉल आई थी, इस शो के साथ जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं ना, कभी कभी आपने देखा होगा बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें सुनते भी हैं. स्टेटिस्टिक्स वैसे भी कहते हैं 70% ऑफ द पीपल आर साइलेंट लिसनर्स ऑफ रेडियो. बट टीवी के लिए भी बहुत सारे लोगों की कॉल्स आती हैं साथ, और लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, बहुत सारे अपने पॉइंट्स भी देते हैं. बहुत सारे लोग आप दीदा भी होते हैं, क्योंकि जितने दिल और प्यार से ये चीज़ उन तक पहुंचाई जाती है, उसको जब वो कंटेनर है उनके पास, उसको वो एक्सेप्ट करते हैं, तो प्यार छलक भी जाता है. उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. ये शो इसलिए ज़रूरी है कि मैं जब बड़ा हो रहा था ना, तो मेरे पास वही 15-16 मोटिवेटिंग फैक्टर्स के अलावा और कुछ नहीं था.
ना मुझे बताया गया, ना मुझे समझाया गया, ना टीचर स्कूल में ये बातें बताते थे। बहुत जल्दी कुछ बातें बता देनी बहुत ज़रूरी होती हैं, नहीं बताया जाता। सबसे अच्छा उस्ताद 30 साल की उम्र में मुझे पता चला, सबसे अच्छा उस्ताद जो कि साइकाइट्रिस्ट भी है, साइकोलॉजिस्ट भी है, प्यार भी करता है आपको, आप एक एक चीज़ आपको क्लियर है आपके साथ, बिल्कुल 100% सिंसेरिटी से आपको कुछ सिखाना चाहता है, कुछ बताना, कुछ समझाना चाहता है, वो रब की ज़ात है। किताब पढ़ने से जब बात समझ आई कि इससे करीब, मेरे खलीक साहब जब कहते हैं ना, वो इतनी मोहब्बत करते हैं अपनी औलाद से, बच्चों से, दुनिया से, ज़िंदगी से, हम सब, मुझसे, हमसे बहुत करते हैं। पूरी दुनिया के लिए चैरिटी में पैसे भेजते हैं, जहाँ जहाँ उनके पास बंदा जाता है तो वो सबके लिए करते हैं। लेकिन वो फिर भी कहते हैं, आज़ाद मैं रब से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे साथ वो बहुत प्यार करता है, उसने मेरे साथ ये किया वो किया। जब वो बताते हैं तो मुझे इसकी समझ नहीं आती थी, तो जब वो पढ़ने से मुझे समझ आई कि वो एक एक बात के बारे में बताता, सिखाता, समझाता है हमको, हम उससे कुछ नहीं सीखते। अजीब बात है ना, हमने उससे बोलना सीखा, ना हमने उससे सोचना सीखा, ना हमने उससे तदब्बुर सीखा, ना हमने उससे तफक्कुर सीखा, ना हमने ये सीखा कि जस्टिस कैसे करना है, ना हमने ये सीखा कि स्टैंड कैसे लेना है, ना हमने ये सीखा कि जब कोई बंदा 100% अपना काम पूरा करता है तो फिर वो बिल्कुल ये परवाह नहीं करता कि उसकी बात आपको कैसी लगती है। यही अगर हम सीख लें तो ज़िंदगी बन सकती है। अपने साथ सच बोलने वाला आदमी कभी डिमोटिवेटेड नहीं रहेगा, अगर हुआ भी उठ के खड़ा हो जाएगा। दुनिया में जितनी मर्जी मार पड़ जाए कम है इंसान के लिए। इंसान बहुत कमाल चीज़ है। वो कैसे, हम साथ साथ उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, ये कुछ पॉइंट्स थे। जब हम एक आम सा आदमी, 19 साल का एक बच्चा एक ट्रेनिंग में जाता है आर्मी की, बहुत सारे मुल्कों में लोग जाते हैं, हर आदमी को जाना चाहिए। आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलती हैं अपने बारे में कि आपके अंदर ऐसी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है कि नहीं मरेंगे आप, कुछ भी हो जाएगा। आपके अंदर एक ऐसी बात है कि जब आप वैसे गिव अप कर देते हैं अपने ऊपर, उस वक्त कोई बंदा आप पे गिव अप नहीं करता। स्पिरिट डिकोर क्या होती है, बाकी लोगों को साथ लेके चलना कैसा होता है, उनके साथ पनिशमेंट्स काटना, उनके साथ चीज़ें करना, उनके लिए चीज़ें करना क्या होता है, कितनी मुश्किलें, कितनी तकलीफ़ें होती हैं। लेकिन आदमी जब दूसरों को देखता है तो ज़िंदगी में आदमी इतना कुछ सीख जाता है। कमाल सी ट्रेनिंग है, दुनिया के हर बंदे को आर्मी की ज़रूर ट्रेनिंग करनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल ज़ाती जो है ना ख़्याल है। मुझे आज भी याद है जिस जगह बैठ के हमें लीडरशिप के लेक्चर्स दिए जाते थे कि लीडर क्या होता है, वहाँ पे वो गोल सा एक हॉल था और उसके अंदर मेटल के लेटर्स में लिखा होता था, और मैं अक्सर ऐसे बस देखता रहता था उनको घूम फिर के, और मुझे कभी कभी लेक्चर पे भी ध्यान नहीं होता था मेरा। वो इंगल हॉल कहते हैं, वो सर इंगल था, उनकी स्टेटमेंट थी, इट डजंट मैटर व्हाट हैपन्स टू यू बट इट डज मैटर हाउ यू बिहेव व्हेन इट इज़ हैपनिंग टू यू। जब हम थक जाते थे, बाजुओं में जान नहीं होती थी, टांगों में जान नहीं होती थी, पहाड़ चढ़ के दिल चाहता था कि गिर जाएं और मतलब रोल करके पता नहीं कहाँ खाइयों में घुम जाएं, वहाँ पे दूर कहीं से आवाज़ आती थी, हाउ इज़ द जेंटलमैन, हाउ इज़ द मोरल, और फिर कहना पड़ता था हाय सर, अप टू द स्काई सर। कह तो देते थे, हम लोग मर रहे होते थे अंदर से, लेकिन उससे पता चलता था कि वो सिर्फ ये कहना आदमी को कितना मोटिवेट कर देता है। फिर एक माइल होता था, अगर आप पढ़ाई भी आपने ठीक कर ली, एक्सरसाइज भी ठीक हो गई, सारे टेस्ट भी पास हो गए, सब पास हो गए, अगर एक चीज़ आपकी नहीं पास हुई तो आप रेलीगेट हो जाते थे। 5 महीने का वो अजाब नुमा ट्रेनिंग दोबारा आपको करनी पड़ती थी, और वो क्या था, 1 माइल भागना होता था। 5 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स में जो करता था उसको 10 पॉइंट्स मिलते थे, और कम से कम 6 मिनट्स में वो करना होता था। आप किसी जानवर को भगा के देख लें, वो नहीं कर पाएगा, उसकी इतनी विल पावर नहीं होती जितनी इंसान की होती है। हमें भी लगता था नहीं कर पाएंगे, पहले 2.5-3 महीने बहुत मरे, नहीं कर पाए। जो फुटबॉलर और जो हॉकी खेलते हैं उनका स्टेमिना ज़्यादा होता है, वो कर जाते थे। लेकिन फिर उसके जो आखिरी जो 100 मीटर्स रह जाते हैं ना, जब 1.6 किलोमीटर का, उस लाइन पे लिखा था, मुझे आज तक वो नहीं भूलता, नाउ और नेवर, अभी करो वरना कभी नहीं होगा। उस वक्त जो बंदा उस वक्त जो स्प्रिंट हम लगाते थे, उससे हम पास होते थे, उससे हम रेलीगेट नहीं हुए। इससे बहुत सारी चीज़ों की समझ आती है। जो शील्ड हमें मिला करती थी, कोई भी हम जब कोई काम करते थे, उसके नीचे लिखा आई कैन, आई विल। सो हर चीज़ थी जो बाद में समझ आती है, जब हम उस वक्त तो बंदे का दिमाग ही काम नहीं कर रहा होता है, इतनी पनिशमेंट्स और इतना स्ट्रेस चल रहा होता है। उसके बाद सर्दियों में देखिए, जब सर्दी होती है ना, हम अपने आप को बचाते हैं। सर्दियों में कोहरा पड़ा होता था, मतलब लगता था बर्फ़ पड़ी हुई है। सुबह सुबह हमने शॉर्ट्स पहने होते थे और एक शॉर्ट शर्ट पहनी होती थी,
और सर्दियों में बड़ी मेहरबानी उनकी जो हमें एक जर्सी दे देते थे। और आप यकीन करें थोड़ी देर के बाद जब हम टेबल टेन एक्सरसाइज वगैरह करते थे ना, तो उसकी थोड़ी देर के बाद इतने मोटिवेटेड, इतनी गर्मी हो जाती थी बॉडी में, स्वेटर भी उतरवा देते थे। और कभी कभी तो बाकी भी शर्ट उसके अलावा ही पनिशमेंट शुरू हो जाती थी या ट्रेनिंग होती थी, सब हो जाता था। और अब थोड़ी सी ठंड लगती है तो मैं बीमार हो जाता हूँ। सो ये कुछ उस वक्त नहीं, दुआएं करते थे उस वक्त बीमार हो जाए, थोड़ा आराम मिल जाए, थोड़ा रेस्ट मिल जाए, लेकिन हराम हो जो बीमार होते थे। सो इंसान जो है ना वो कमाल चीज़ बना हुआ है। अंटार्कटिका में भी वो चल पड़ता है, जैसे खलीक साहब जो थे ना, गए और वहाँ पे उन्होंने सर्वाइव किया। सो इन अपनी एबिलिटीज़ को आहिस्ता है जब तक हम सामने नहीं लेके आएंगे, जब तक अपने आप को मैं जिस जिम जाता हूँ उस जिम में थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए बड़ी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, बड़ा चैलेंजिंग। आगे लिखा होता था परसिवियर, और थर्ड था एक्सीलेंस। जब तक हम अपने आप को चैलेंज नहीं करते, जब तक हम अपने आप को जोन ऑफ अननोन में डालते नहीं हैं, जब वो चीज़ों की तरफ हम आते नहीं हैं, अपने बारे में बुरा फील करते रहते हैं, लेकिन जब डाल के देखेंगे हो सकता है मज़ा आना शुरू हो जाए। बात हो रही जी सेल्फ मोटिवेशन के बारे में, कोई है हमारे साथ। हेलो यूर ऑन द एयर। फरहान भैया वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक, अल्लाह करम, सब खैरियत। शो सुन रहे हैं, बोर तो नहीं हो रहे? नहीं बोर तो नहीं हो रहे, but I mean it's keeping me thinking, right? I mean that's what we do here. But you know what's interesting is like there's a corporate view, right? So you know what's interesting is like you're talking about motivation, right? And like American and every corporation out there, one of the topics under leadership, right, is motivating your team. Yeah. Right? And it's a big challenge. It's a multi-billion-dollar industry, if you want to call it that, right? That's the motivation industry. Mm-hmm. You have leaders like Tony Robbins and whatnot who just created a whole career of motivating people. So it's a really tough topic to handle. It is. Right? And it's something that, like, you know, even addressed in the Quran. So basically, you know, ever since the dawn of man, you know, हम लोग ये मसले का हल कोशिश करने निकालने आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. Mm-hmm. Right? Bilkul. And the only simplistic answer I can give is like, you know, knowing the purpose behind whatever you're doing, right? वो अलग एक और challenge है, right? Finding a purpose, but as long as you know why you're doing whatever you're doing, that will keep you motivated. ठीक है. What keeps you motivated? Other than a bit of, you know, responsibilities that you have, but you know there are few things, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको करनी है because आपकी responsibilities हैं, obligations हैं, you ought to do it and all these things. But उसके बाद as a human being, as an individual, अपने आप को आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को रोज़ की ज़िंदगी से गुजारने के लिए, किसी एक चीज़ को, you know, the light at the end of the tunnel देखने के लिए, what keeps you motivating? And in some cases, this might be a bit of a morbid answer, and I think you know, people want to take it whichever way they want to, right? But I mean, on a regular basis, I do feel like every day. If I wake up every day in the morning, I feel like I've won the lottery, right? Because there are millions of people who don't wake up in the morning. बिल्कुल, 1 मिलियन कम से कम दुनिया में लोग ऐसे हैं रोज जो सुबह नहीं उठते because they're dead. Right. So you already won the lottery in that regard, right? Now, the question becomes is, you know, and I've discussed this with a few people, is like, so chalo, let's assume, okay, I'll make it a more simplified thing, right? So agar aap Pakistan ki news dekhe, right? It's barely ever anything good when you're watching TV, right? And you should think about it. So, my background Pakistan, so even though I've never lived there, you know, rabta to rehta hai, you keep in touch with the news and everything, and you look at the people who are struggling, right? And you have to wonder, like, there's no difference between you and them. Like, why are you here, and those people who are struggling, why are they there, right? So there has to be a reason why God has given you the opportunity to live a comfortable life. Now, what are you going to do in return for that? बिल्कुल. ये जो ना एक दफ़ा एक शो में ना ग्रैटिट्यूड का एक शो था जिसमें मैंने बात की थी, जब हम कहते हैं कि जी हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, तो मैं रब अगर मुझे $1 मिलियन दे देता है तो मैं अगर शुक्रगुजार हो जाता हूँ सिर्फ, ठीक है, कि भाई उसका बहुत बहुत शुक्रिया उसने मुझे ये दिए. इससे ये पता चलता है कि मैं एज अ ह्यूमन बीइंग, मैं आदमी हूँ या मैं इंसान हूँ जो कि एक्सीलेंस की तरफ बढ़ रहा है, या मैं आदमी जो जानवर होने की तरफ बढ़ रहा है. जो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा पता क्या करता है, शुक्रिया या थैंक यू वेरी मच. और जो इंसान होता है ना, वो ये करता है कि जो मुझे दिया है उसने, इसमें वो कहता है कि लोगों का हिस्सा है जिसके बारे में तुमसे पूछूंगा.
तो वो लोगों को हिस्सा जो है, क्या हमने वहाँ तक राइट लोगों पे फिगर आउट करके कि ये जगह इसकी बनती है और उसको वहाँ तक पहुँचाया है हमने, क्या उसको इस्तेमाल किया, अगर किसी को इल्म दे दिया है, अगर किसी को आवाज़ अच्छी दे दी है, हर चीज़ का सदका है। ये हमें नहीं समझ आ रही इस बात की कि वो आज मैं अभी उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि ये जो कैसे मोटिवेटेड रहना है, जब तक आप अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज की तरफ नहीं लेके जाएंगे ना। शुरू में जो हम 5वीं स्टेज है जिसमें आप अपना फुल पोटेंशियल को रियलाइज़ करते हैं, और उसके बाद फिर ये बाकी चीज़ें इमटेरियल हो जाती हैं, फिर जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर हर वो चीज़, हर वो दिन जो गुजरा है, और वो लोग, जो रिश्ते आपने बनाए हैं, और वो जो रेवरेंस और रिस्पेक्ट और जो प्यार आपको मिल रहा है, वो ही इतना ज़्यादा होता है कि यू जस्ट, अगर एक दिन आपको कल पता चले कि कल आपको जाना है, तो बस ठीक है, जाना है, फिर हो चुका है जो चाहिए था। So this last week I was listening to the interview of Tony Hsieh. He's the CEO and founder of Zappos.com, ZAPPOS. It's the world's largest shoe retailer website. Okay. And he only owns 4 pair of shoes, right? He's the person who sells millions of shoes a year, only owns 4 pairs because that's all he needs. And he lives in an RV, right? He lives in a high-end RV. He doesn't live in a home, but a big property, right? So somebody asked him, like, how do you define success? He's like, success is when you're not worried about losing anything. That if you've lost everything and you're still not worried about it. So the guy, when you detach yourself from worldly belongings, that's success. वो तो वैसे भी जानी ही जानी है ना. Just clinging on to them is not going to make any difference. लेकिन इसके लिए उस जगह पर जाना बहुत ज़रूरी है. वो सब चीज़ें आके जब देते हैं, अंगूर तक आप पहुंच नहीं पा रहे और आप कह रहे हैं अंगूर खट्टे हैं. जब आप पहुंच गए हैं उसके बाद आप कहें कि भाई मैंने ये अंगूर बांटने हैं लोगों में. So there are a lot of other people, बहुत लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की बिलियंस ऑफ डॉलर्स और 90% वेल्थ, 99% वेल्थ जो है ना वो डोनेट कर दी है, क्योंकि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की उसी स्टेज पे जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था लोग पहुंच जाते हैं. नाइस ऑफ यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच. बात हो रही थी जी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में. ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप में मोटिवेशन को सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है. उसके बारे में भी हम बात करते हैं, लेकिन आज का दूसरा एपिसोड जो है वो यहाँ ख़त्म होता है. तीसरे एपिसोड के लिए आप हमारे साथ रहिएगा. हम में से ज़्यादातर लोगों को ना एक मसला है हम लोगों के साथ. दुख की बात यह है कि हम तमाम लोग चाहते हैं कि हमें कोई हीरो मिल जाए जो हमारे मसले हल कर दे, हमें कोई मसीहा मिल जाए जो हमारे मसले हल कर दे, रब जो है कोई हमारे लिए ऐसा काम और बंदोबस्त कर दे कि कोई हमारे मसले हल कर जाए आके. हम रब के बारे में, इसका मतलब है, कुछ नहीं जानते. हम बेसिक जुमलों के बारे में कुछ नहीं जानते. जिसने बोला वो जो बोलता है वही करता है, रब इसी को तो कहते हैं. वो कहता है तुम्हारे लिए वही कुछ है जिसकी तुमने सही की, तुमने कोशिश की. मैं उस कौम की हालत नहीं बदलता जो कि अपनी हालत के बदलने का जिसको ख्याल ना हो. तो चीज़ों को समझना इतना ही ज़रूरी है. बाकी दुनिया में दुख परेशानियाँ, एक सवाल था कि जी हम क्या करें, दुनिया जो है वो दुनिया ही ठीक नहीं है, हमारी कौन सुनता है. मैं हमेशा से ये सोचता और कहता आया हूँ, जब बुराई इतने ज़ोर ज़बरदस्त तरीके से, इतने विगरसली अपना काम कर रही है, तो अगर आप अच्छाई के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आप अच्छाई कैसे छोड़ सकते हैं. ये तो कानून ने कुदरत के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है अगर आप अच्छे आदमी हो के जो आप वो है ना वो बुराई के साथ लग जाएं और आप अच्छाई छोड़ दें, क्योंकि बैलेंस कौन क्रिएट करेगा, यही तो काम है हमारा. तो इसको समझना बड़ा ज़रूरी है. बाकी हर बंदा चाहता है कि ज़िंदगी अच्छी हो, सुकून में हो, आसान हो, लेकिन कोई ना कोई बैटल ज़िंदगी में लेनी पड़ती हैं. उसके बगैर ज़िंदगी, वो नेपोलियन बोनापार्ट था ना जो कहता था लाइफ विदाउट स्कार्स इज़ अ शैलो लाइफ. बोट इसलिए नहीं बनी है कश्ती के वो बंदरगाह पे खड़ी रहेगी, वो समंदर में जाने के लिए बनी है. उसको टकरें ठेले तो लगेंगे, उसको तकलीफ़ तो होगी. आखिर में कुछ एक बंद है, उसके साथ आपको छोड़े जाता हूँ. लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करे. उम्मीद करता हूँ कि अगले शो में इससे कोई बेहतर बातें आप तक पहुँचा पाएंगे. हम भी आराम उठा सकते थे, हम भी आराम उठा सकते थे घर में रहकर. हमें भी पाला था माँ बाप ने दुख सहकर. हम भी आराम उठा सकते थे घर पे रहकर. हमको भी पाला था माँ बाप ने दुख सहकर. वक्त रुखसत उन्हें इतना भी ना आए कहकर कि गोद में टपके आंसू जो कभी रुख से बहकर. उसी को तिफल समझ लेना, उसी को तिफल समझ लेना जी बहलाने को. हमने जब वादी गुर्बत में कदम रखा था, दूर तक याद वतन आई थी समझाने को.
हाय रेडियो आज़ाद फैंस, हमारे शोज़ और इंटरव्यूज़ देखने का और सराहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको लगता है इस शो बोल के लब आज़ाद हैं तेरे में जो हम बात कर रहे हैं इससे कोई बेहतरी आसानी पैदा की जा सकती है हमारी ज़िंदगियों में, और इस सफ़र में आप हमारे साथ रहना चाहते हैं तो क्लिक कीजिएगा ये सब्सक्राइब का बटन, और यहाँ शोज़, इंटरव्यूज़ और नज़में आप देख सकते हैं। खुश रहिए, और हाँ, थैंक यू।